कोरोना की बेकाबू रफ्तार, डरा रहे हैं आंकड़े। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही विकल्प। विशेषज्ञों ने कहा, वैक्सीनेशन पूरा करना जरूरी। आमजन का सवाल, पहली डोज लगवाने के बाद कब लें दूसरी डोज? निर्धारित समय मिस हो जाए तो कब लें दूसरी डोज? अगर पहली डोज से बन गई एंटीबॉडी तो दूसरी डोज क्यों जरूरी? पहला टीका लगवाते ही कोरोना हो जाए तो कब लगवाएं दूसरी डोज? दूसरी डोज कब तक? प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। रोजाना नए नए आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में संशय अभी भी बरकरार है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए गेस्ट पैनल है, जिनसे जानेंगे वैक्सीनेशन का सही तरीका और दूसरी डोज कब तक। तो आज एक महत्वपूर्ण सवाल, कोरोना काल में जहां लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी तस्वीर पूरे भारत से जो सामने आ रही है वो ये कि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है और हर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर लोगों की भीड़ उमड़ रही है वैक्सीन लेने के लिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहली वैक्सीन के बाद जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो दूसरी वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों है, और दूसरी वैक्सीनेशन की अगर जरूरत है तो कितने समय के बाद लिया जाए। इसको लेकर हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, उनसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर पीके खत्री, सीनियर प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, हमारे साथ जुड़ गए। खत्री जी, लगातार चर्चा ये चल रही है कि वैक्सीनेशन की 2 डोज लेनी है और दोनों ही बहुत जरूरी है। अब इसके बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, कब लेनी है, किन स्थिति के अंदर नहीं लेनी है। ज्यादातर डॉक्टर्स की मशवरा ये है, राय ये है कि किसी भी बीमारी से अगर आप गुजर रहे हो, आपको ये डोज लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। पहला सवाल मेरा ये है कि दूसरी डोज जब पहली से एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो दूसरी डोज की आवश्यकता क्या? देखिए, पहली डोज के पश्चात हमें दूसरी डोज क्यों लेनी चाहिए, इसका कारण ये होता है कि पहली डोज से जो हमारी बॉडी है वो प्राइम होती है। प्राइम से मतलब ये होता है कि उसके विरुद्ध एक निश्चित लेवल तक एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन वो एंटीबॉडी लेवल इतना नहीं होता है कि इस वायरस के विरुद्ध पूरी तरह से कार्य करने में सक्षम हो। उसका जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है उसको बनाने के लिए हमें दूसरी डोज की आवश्यकता होती है। ये जो वैक्सीन हैं इसमें 2 डोज की आवश्यकता शुरू से ही है। ये जो रिसर्च किया जाता है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किसी भी वैक्सीन की 1 डोज की आवश्यकता है या 2 डोज की आवश्यकता है। हमारे देश में जो भी वैक्सीन उपलब्ध हैं उसकी 2 डोज की आवश्यकता होती है। पहली डोज पहले जैसे आपको पता है कि 24 दिन के पश्चात लगाने का प्रोग्राम राज्य सरकार ने शुरू किया था। इसके पश्चात ये देखा गया कि इसका प्रभाव और प्रभावी बनाने के लिए अगर इसमें अंतराल को बढ़ा दिया जाए सेकंड डोज के लिए तो उसमें और प्रभावी तरीके से ये इफेक्टिव होती है। इसीलिए अब ये करीब 2 माह के बीच में अपने प्रथम डोज और सेकंड डोज के बीच में जो समय रखा गया है, इसीलिए सेकंड डोज तो इसके पश्चात दी जाती है। और ये सेकंड डोज देना इसलिए आवश्यक है कि प्रथम डोज से एक आवश्यक लेवल एंटीबॉडी का हमारे शरीर में नहीं बन पाता है। थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन होता है लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं होता। इसीलिए उसको प्रभावी बनाने के लिए सेकंड डोज बहुत आवश्यक है।
जी डॉक्टर खत्री, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, यहां पर ज्यादातर आम लोगों के सवाल है जो समाज में ज्यादातर पूछे जाते हैं वैक्सीनेशन को लेकर कि पहली डोज ले ली गई है और किसी वजह से दूसरी डोज समय पूरे होने पर, या उस समय वैक्सीन नहीं आई हुई थी, वैक्सीन का कोटा खत्म हो गया था, या किसी वजह से किसी ने बीमारी की वजह से दूसरी डोज नहीं ली, तो क्या एक डोज में उसका काम चल जाएगा या फिर उसे दोबारा दोनों डोज लेनी पड़ेंगी? कितना समय गुजार सकता है दूसरी डोज लेने से पहले? देखिए, प्रथम डोज लेने के पश्चात जो निश्चित निर्धारित समय है उसके दौरान हमें दूसरी डोज लेना आवश्यक होता है, परंतु जी। कुछ परिस्थितियों में या किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति नहीं ले पाता है तो जैसे जितनी जल्दी उस पीरियड के पश्चात वो ले, वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। ये खत्री साहब, अगर लंबा समय गुजर जाए तो क्या दोनों डोज उसे लेनी पड़ेगी दोबारा से फिर से? देखिए, लंबा समय कोई निश्चित पीरियड होता है, अभी ऐसा कोई अभी जो जैसी परिस्थितियां हैं उसमें लंबे समय की कोई बात ही नहीं है कि वो व्यक्ति है जिसने प्रथम डोज ले ली है, हो सकता है उसका 2 महीने के पश्चात संदेश आना चाहिए, मोबाइल पे नहीं आया या किसी कारणवश वो कुछ दिन लैप्स हो गए हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपको तुरंत जितनी जल्दी हो सके सेकंड डोज ले लीजिए। और डॉक्टर खत्री, एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसकी चर्चा अक्सर जो है वो आम लोगों के अंदर की जाती है, सभी को यह सलाह दी जा रही है कि वैक्सीनेशन करवाया जाए, वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये तो नियम लागू होता है उन स्वस्थ लोगों के ऊपर, लेकिन जो वास्तव में क्रिटिकल हैं, जिनको कई सारी मेडिकल इश्यूज हैं, बहुत सारी मेडिकल दिक्कतें, जिनकी ऑपरेशन हुए हैं, जिनके बाईपास हुए हैं या कुछ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, आप किनको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको ये वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए? मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब आपको? हाँ जी, मिल रही, सुन रही है। जी 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 जी। सजेशन ये है कि हर व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है और उसको लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो। अगर वो व्यक्ति कोरोना अभी वर्तमान में, तो उसको संक्रमण से जब वो नेगेटिव हो जाता है, उसके लक्षण दूर हो जाते हैं, तो 7 से 10 दिन के पश्चात वो वैक्सीन ले सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति इस चीज को ले सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर साहब ये कहा जाता है, जब आप किसी तरह की मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपको बीपी तो नहीं है या दूसरे तरह के कोई दूसरी बीमारियां तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दी जाती है और ये बताया जाता है कि आपको ये दवाई लेनी है, इंजेक्शन लेना है, या ये वाली दवाई नहीं लेनी है क्योंकि इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या दुनिया की अकेली ऐसी दवाई बनी है कि किसी भी तरह की बीमारी के अंदर के मरीज को दी जा सकती है? आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर खत्री? सर, मेरा कहना यह है कि वायरल इन्फेक्शन जो अभी कोरोना से हमारे देश में या पूरे विश्व में फैल रहा है, इसका और अन्य बीमारी के जो इलाज है उसका बिल्कुल अलग है। अन्य बीमारियां जब यदि किसी व्यक्ति को होती है तो उसमें इस संक्रमण की गंभीर परिणाम होने की संभावना रहती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि संक्रमण में यदि कोई दूसरी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो अन्य बीमारियों में भी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इसलिए पूछा जाता है डॉक्टर द्वारा कि कहीं उनमें कोई रिएक्शन ना हो, क्योंकि अभी तक इस वायरस के संबंध में कोई निश्चित दवाई उपलब्ध नहीं है। जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका हमें उपयोग करना ही होगा। प्लस वैक्सीन एक बहुत अच्छा संसाधन है जिसका हम अगर उपयोग करके इस संक्रमण को रोका जा सकता है, इसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है और हमारी जो मानव शक्ति का लॉस हो रहा है उसको हम कम किया जा सकता है। इसके अंदर यदि कोई भी व्यक्ति है जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है वो भी घबराए नहीं, क्योंकि ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है और ऐसे व्यक्ति जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनको भी हो सकता है, उनमें तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास उपलब्ध संसाधन का पूरा उपयोग करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जी। और डॉक्टर खत्री, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि अगर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की तुलना करें तो भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से इसको नियंत्रण करने में या कंट्रोल करने में समय भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा लगेगा। अब ऐसे में आपको क्या लगता है डॉक्टर खत्री, अपने तजुर्बे के आधार पे कितने प्रतिशत पॉपुलेशन को ये वैक्सीनेशन हो जाएगा, तब जाकर हमारा देश जो है इस संक्रमण
से लड़ने के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। अभी प्रतिशत के लिहाज से हम पहले पायदान पर भी नहीं पहुंचे हैं। सर देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वैक्सीन हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है आज कि हमारा भारत देश इस लायक हो गया है कि हम वैक्सीन बना सकते हैं, और अन्यथा हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, उनसे उम्मीद रखी जाती थी वो हमें मदद करें। लेकिन ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि वैक्सीन एक संसाधन है जिसका हमें उपयोग करना है, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि सभी भारतीय थोड़ी सी समझदारी अगर दिखाएं कि संक्रमण को हम बहुत पहले नियंत्रण में रख सकते थे, ये हमारी ही लापरवाही की वजह से हमें दूसरी फेज को फेस करना पड़ रहा है। तो बहुत से ऐसे आप जानते होंगे कि आज आप मार्केट में देखिए भीड़ भाड़ इलाके हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमें इस बीमारी से पूरा विश्व जानता है कि 3 चीजें, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना और डिस्टेंस बनाना, और सोशल लेकिन डिस्टेंसिंग। हम इसी को नजरअंदाज करते हैं और उसके बाद में जब हम सफर करते हैं और उसके तरफ से फिर हम राज्य सरकार को या भारत सरकार को दोष देते हैं कि वो हमारा इलाज पूरा नहीं कर रही है। हमारे सभी संसाधन बहुत लिमिटेड हैं। जब तक आम जन सहयोग नहीं करेगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि हमें हमारे परिवार के सदस्यों को खोना पड़ेगा और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्यथा अभी भी हमारे पे समय है कि हम अभी सचेत हो जाएं और हम ये सभी जो भी मार्गदर्शन है, जो गाइडलाइंस है, उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हम अपने परिवार के सदस्यों को समझाएं कि अगर हम लोग लापरवाही बरतेंगे तो हमारे ही परिवार का कोई सदस्य हमें खोना पड़ेगा। बिल्कुल, इसकी कीमत और ऐसा हो भी रहा है। डॉक्टर खत्री, डॉक्टर नरोत्तम शर्मा सीएमएचओ जयपुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर नरोत्तम जी, यहाँ चर्चा चल रही है दूसरी डोज को लेकर अब बहुत सारी जो है वो समाज के अंदर चर्चाएं चल रही है कि क्या दूसरी डोज लेनी चाहिए, और अगर दूसरी डोज लेते हैं तो ये कितनी ताकतवर है कि सीधा जो है वो कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। डॉक्टर नरोत्तम, ले चुके हैं उनको सेकंड डोज लेना अनिवार्य है। परिस्थिति को समझना चाहिए। कोरोना बेलगाम हो रहा है, हो चुका है, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रही है और वो लोग कम संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जिसको पहली डोज लगी है वो निश्चित रूप से अपनी दूसरी डोज लगवाए। कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी अपने वैक्सीन लगाई है उसे निश्चित समय अंतराल के बाद वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है जी। इसके अलावा डॉक्टर नरोत्तम, जो लोग पॉजिटिव हुए थे उसके बाद में वो नेगेटिव हो चुके हैं, और नेगेटिव होने के कितने समय बाद में इस डोज को लिया जा सकता है, या फिर जो है वो जो लोग कोरोना से गुजर चुके हैं उन्हें पहले किसी चेकअप की जरूरत है, उसके बाद जाकर वो डोज ले? देखिए, जो अपनी पहली डोज लगवा चुके हैं या कोई भी डोज नहीं लगाई उन्होंने और वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो उनको लगभग 3 महीने बाद वैक्सीनेशन कराना चाहिए। 3 महीने के बाद उनका वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। महीने बाद वो अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। डॉक्टर नरोत्तम, सवाल यह है कि क्या उन्हें डोज 3 महीने बाद में डोज लेने से पहले एक चेकअप की जरूरत है या सीधा जाके डोज ले सकते हैं? जो संक्रमण है, अपना कोरोना संक्रमण है, उसका जो इन्फेक्शन रहता है वो लगभग 14 दिन अपने अंदर रहता है। उसके बाद अपने अंदर उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनके कारण कोई परेशानी होती है या उसके कारण जो एंटीबॉडी बनती है उस एंटीबॉडी का प्रसार कुछ दिन तक रहता है। क्योंकि आप अच्छी बात है यदि वो अपने निकटतम चिकित्सालय में जाकर चिकित्सक से सलाह ले कि अति उत्तम है। यदि वो नहीं लेते हैं, यदि नॉर्मल है, तो वो लोग भी 3 महीने बाद अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, बतौर सीएमएचओ जयपुर हॉस्पिटल के, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा जोर है, और एक अच्छी बात यह है कि लगातार बढ़ते कोरोना के बीच आम लोगों में अवेयरनेस आई है, और जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर सरकार ने बनाए, लोगों की भारी तादाद वहां पर वैक्सीन के लिए पहुंच रही है। ऐसे में आपका सुझाव क्या रहेगा उन आम लोगों के लिए? वर्ग के जो लोग हैं वो काफी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है। यदि हम लगातार इस आयु वर्ग को हम वैक्सीनेट कर देंगे तो बहुत हद तक ये जो संक्रमण है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पर सभी सेंटर में लाइन लग रही है। लगभग एक सेंटर में 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन पर डे करा रहे हैं। तो ये अच्छा है। यदि लोग समय पे वैक्सीनेट करा लेंगे तो निश्चित तौर से हम इस जो बीमारी है इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल।
और डॉक्टर पीके खत्री भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर पीके खत्री, एक्सपर्ट्स जो हैं और वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि तीसरी लहर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हमें उसके लिए अभी से संसाधनों को जुटाना होगा, लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। खत्री, डॉक्टर खत्री, बड़ी भविष्य की बात है कि जब तीसरी लहर आएगी, अभी तो हम दूसरी लहर से भी नहीं निपट पा रहे, हम इससे भी लड़ाई नहीं कर पा रहे। ऐसे में अगर इन दोनों के दरमियान जो वक्त है, क्या किया जाए कि दूसरी लहर से भी हम जो है वो फ्री हो जाए और तीसरी लहर के साथ भी लड़ लें? सर, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने अन्य राज्यों की अपेक्षा अपने राज्य के अंदर इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचा और दूरदर्शीपूर्ण उन्होंने निर्णय लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे ये मुख्यमंत्री महोदय की ही दूरदर्शिता की वजह से आज हर जिले में उन्होंने इसकी जांच हेतु लैब खोल दी गई है, जो कि बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है भविष्य के लिए भी। कोरोना से ही नहीं, अन्य भविष्य में यदि कोई भी बीमारी, वायरल डिजीज आती है, आज इस तरीके से हम लोग सक्षम होंगे कि शुरू से ही उसके विरुद्ध हम कदम उठा सकें। रही बात तीसरी लहर की, तो हमें प्रथम दो लहर की जो अनुभव है, मेरा एक व्यक्तिगत विचार ये है कि जो कदम हम बाद में उठाते हैं, अगर वही चीज हम पहले उठा लें, जब हमारे पास कम लोड होता है, वायरस, ये जो व्यक्ति हैं, जो संक्रमित व्यक्तियों का लोड कम होता है, उनको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हम उस समय ये कदम नहीं उठाते हैं। जब हमारे बाढ़ आ जाती है, उसके बाद में हम निर्णय लेते हैं, लेकिन उस समय स्थिति हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। समस्या ये है, और इसके अलावा भविष्य में अगर ये आती है, तो जो हमारा अनुभव है भी उसी पे हमें कदम उठाने पड़ेंगे। हमें एक निश्चित लेवल तय करना होगा। इस लेवल पे बाहर आते ही अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है, तो हमें सख्त कदम शुरू से उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर खत्री, एक और सवाल जो है, मैं आम लोगों से जुड़े हुए सवाल लगातार आपसे पूछ रहा हूं। जो महिलाएं छोटे बच्चे, जिनके 1-2 साल के बच्चे, 1-1.5 साल के बच्चे, उनको दूध पिलाती हैं, क्या वो महिलाएं जाकर वैक्सीनेशन करवा सकती हैं? आमतौर पर यह भी धारणा बनी हुई है कि जो माएं अपने बच्चों को दूध पिला रही है, जो छोटे बच्चे हैं, वो वैक्सीन ना लें जब तक कि बच्चों को दूध पिलाने की बारी पूरी ना हो जाए। देखिए, जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, और जो माता का अपना दूध ले रहे हैं, उनके दूध में ही माता से, शरीर से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उनको एक सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात यह है कि माता लैक्टेटिंग फेज में है, लेकिन अगर उनमें वैक्सीनेशन लेती हैं, तो उन बच्चों पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा सुरक्षात्मक कवच उनका एक और तैयार हो जाएगा, क्योंकि माता के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनेंगी, उसी से उनको भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये यानी डॉक्टर साहब, सीधे तौर पर ऐसी माताएं जो है वो इंजेक्शन ले सकती हैं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं। जी, देखो, मेरा ये राय है कि कोई भी व्यक्ति जो भी है, वो इस वैक्सीन को अवश्य ले, और जितनी जल्दी ले सके वो लें, अन्यथा बेहतर है, बहुत बुरा परिणाम हमें भुगतना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर नरोत्तम, जैसा कि डॉक्टर खत्री कह रहे हैं कि हमें जो है वो सारे संसाधनों को इसी दूसरी लहर के अंदर झोंक देना चाहिए और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन की प्रतिशत तादाद हम बढ़ा देते हैं पूरे देश के अंदर, तो तीसरे लहर में हमें उतने संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा जो इस वक्त हम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से करना होगा। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को बहुत तेजी से कवर करना होगा। हमारे संसाधन बढ़ाने होंगे, हमारे ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने होंगे, हमारे ऑक्सीजन बेड बढ़ाने होंगे, सभी तरफ हमें। जी, लगता है नरोत्तम शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया। फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। डॉक्टर पीके खत्री हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी के। डॉक्टर खत्री, लगातार जो है वो चर्चा चल रही है इस बात को लेकर कि वैक्सीनेशन ही एक अंतिम उपाय है, और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जो बीमार लोग हैं या फिर इस तरह की अवधारणा बन गई है कि वैक्सीनेशन लेके आते हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने तो कहा कि उन्हें कोई फर्क जो है वैक्सीनेशन लेने के बाद में नजर नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को हल्का फीवर भी आता है या बीमार भी पड़ते हैं। तो ये जो है वो कैसे दूर किया जाए लोगों की अवधारणा
क्यों सभी लोगों को वायरल से नहीं गुजरना पड़ता या कुछ ही लोगों को इस तरह की दिक्कत होती है, यह भी जरा डॉक्टर खत्री आप साफ कीजिए आज। चाहे वो अनाज हो चाहे रोटी हो, कई लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग बहुत थोड़े से ऐसी संख्या में होते हैं जिनको उसे भी एलर्जी हो सकती है। इसी तरह वैक्सीनेशन से अधिकांश लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत कम, जहाँ लाखों लोग हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है। इन्फेक्शन का मतलब है फीवर हो सकता है और दर्द हो सकता है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। ये हर ऐसी चीज, चाहे वो किसी भी ड्रग हो, चाहे पैरासीटामोल ही लीजिए, हो सकता है कि कुछ लोग उससे एलर्जिक हो और लेते ही उनमें रिएक्शन हो जाए, लेकिन अधिकांश लोगों में नहीं होता। तो ये चीज हर एक ड्रग हो या चाहे वैक्सीन हो, ये जुड़ी होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे कि कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और कोई भी निश्चित हमारे पास इलाज उपलब्ध नहीं है और हमारे पास एक वैक्सीन जो है बहुत ही आशावादी हमारे पास संसाधन है, और जिससे हम इस वायरस इन्फेक्शन को नियंत्रण करने में बहुत अच्छे लेवल तक कामयाब हो सकते हैं। और हमें ठीक है, हर व्यक्ति को ये जरूरी है, आप उनको संदेश दें कि आप जरूर जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। और चूंकि समय की कमी है, डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर नरोत्तम, बात लगातार वैक्सीनेशन को लेकर चल रही है। अब वैक्सीनेशन की स्पीड जो है वो देश के अंदर बढ़ाई जा रही है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना बदल कर अपना रूप आता है, नए स्ट्रेन आते हैं, पहले से ज्यादा खतरनाक होकर सामने आता है, तो क्या डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बदलते वायरस के साथ में हमें अपनी वैक्सीनेशन को भी अपग्रेड करने की जरूरत है? अपने आकार चेंज कर रहा है, रूप चेंज कर रहा है, इसके सिम्टम चेंज कर रहे हैं। हमें बहुत जल्दी से वैक्सीन प्रोग्राम को पूरा करना होगा। सभी राज्यों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा करना होगा, तभी हम इसके जो संक्रमण है जो एक जगह दूसरे फैलता है उसको रोक पाएंगे। तो हमें आवश्यक है कि हम तेजी से वैक्सीनेशन करें, 80 से 45 एज ग्रुप का, 45 से अबव एज ग्रुप का, और बच्चों का वैक्सीनेशन के ऊपर भी विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि बच्चे भी संक्रमित होने लगे हैं। तो हम चाहते हैं आने वाले दिनों में जल्दी से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो, जिसे हम उनके भी वैक्सीनेशन कर सकें। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर नरोत्तम और डॉक्टर खत्री, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और अभी लॉकडाउन को लेकर अशोक गहलोत सीएम ने ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा, संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की पहले से ज्यादा आवश्यकता अब है। मेरी राय है कि पिछले अनुभव के आधार पर यह फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए था, जिससे मजदूरों सहित आम लोगों को कम से कम तकलीफ हो और साथ में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पहले लॉकडाउन हुआ था उससे ज्यादा लॉकडाउन की जरूरत अब है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।